हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 5th ऑफ अप्रैल। तो हमारा पहला जो टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स का, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसको लेकर के यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली ज्वाइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्या है, क्यों है, क्या चीजें हैं, सब समझते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 11 नेशंस के बीच में है, मतलब 11 देशों के बीच का ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मुल्क हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। साइन किया गया था मार्च 2018 में। भारत इसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसको सक्सीड किया गया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के द्वारा यूएस से, जब इससे विड्रॉ कर गया था 2017 में। ठीक है, और बाद में जो जितने भी 11 कंट्रीज हैं इसके, वो मेंबर्स बन गए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, एपेक के। ठीक है, और एपेक की बात कर लेते हैं तो ये फोरम है 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज का, जो कि एस्टैब्लिश किया गया 1989 में। इस पे सवाल हो सकता है एपेक पे, तो 1989 में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया मेंबर्स में अगेन आप देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है यहाँ पे 21 देशों का, जहाँ पे आप देखोगे चाइना जो है वो पार्ट है, और इसके अलावा इंडिया अगेन इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया तो है, लेकिन भारत एपेक का भी पार्ट नहीं है, ट्रांस पैसिफिक का भी नहीं है, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल कोऑपरेशन का है 1989 में बना हुआ, इसमें भी भारत पार्ट नहीं है। साथ साथ आप देखोगे तो ये फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। फ्री ट्रेड का मतलब भी यही होता है कि ड्यूटी फ्री, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाएगा, कस्टम ड्यूटी कम किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा एपेक का जो हेडक्वार्टर्स है वो सिंगापुर में है, और ये एडवाइजरी और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो डिसीजंस है वो कंसेंसस मतलब आपस के सहमति से बनता है, और कहीं ना कहीं ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, काफी इंपॉर्टेंट है, कैट ओवरऑल पॉलिटी का एक चैप्टर है ये। तो कहीं ना कहीं अभी हम इसके सीधा मुद्दे पे आते हैं कि कैट का मेंशन कहां पे है, क्योंकि सवाल यहीं के बेसिस पे होगा। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 323A का मतलब क्या? ये संविधान में अमेंडमेंट करके लाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 323A पर्पस क्या है? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई कंप्लेंट्स अगर हो उसके रिगार्डिंग में, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस, मतलब जो भी पब्लिक सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, अगर कोई एग्जाम होता है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसको प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसको सेटअप करा था। कैट को एस्टैब्लिश किया गया था 1985 के समय में। आप देखोगे आर्टिकल 323A राजीव गांधी जी के समय में, और ये एक्ट जो है वो ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं वन कैट एंड द स्टेट सैट। ठीक है, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंट्रल लेवल पे एक ही होगा, इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि IAS, IPS, IFS इन सब पे, और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, सिविल पोस्ट्स है सेंटर के तहत, और सिविलियन एम्प्लॉइज डिफेंस के। और जो कैट है बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया है स्पेशलिस्ट बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स से जुड़ा हुआ है, और इसके चेयरमैन जो है वो सिटिंग या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, तो हाई कोर्ट के या तो सिटिंग होंगे या रिटायर्ड होंगे, दोनों हो सकते हैं। कई बार सवाल सिर्फ यही होता है कि रिटायर्ड जजेस ही हो सकते हैं, तो वहां गलत होगा, सिटिंग और रिटायर्ड दोनों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये जो ट्राइब्यूनल है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ही NGT भी काम करता है। इसके अलावा ये बाउंड नहीं है किसी भी प्रोसीजर के, यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है इससे ये बाउंड नहीं है, इसीलिए ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। NGT भी सेम वैसा ही है, ये भी याद रखिएगा आप। इसके अलावा जो कैट है वो एम्पावर्ड है कि वो अपने खुद के रूल्स को बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने सिंसियरली पढ़ा है तो आप ये जरूर बताएंगे कि कैट भारतीय संविधान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, क्योंकि हमने इनिशियली बताया था आर्टिकल 323A है, यानी कि संविधान में लाया गया है। इसका जो ऑर्डर्स होगा कैट का, उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय वे ऑफ अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और 227, यानी कि 226 क्यों? क्योंकि बेसिकली सुप्रीम हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं रिट पिटीशन का इस्तेमाल करके संविधान का। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका एक फी भी चार्ज किया जाता है 50 रुपए ट्राइब्यूनल में। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली फ्री नहीं है, एक छोटा सा फी चार्ज किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सैलरीज एंड अलावेंसेस जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इसमें एक कमिटी होता है, उस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जिसको नॉमिनेट वो करते हैं, और साथ साथ में चेयरपर्सन जो कि कास्टिंग वोट की तरह। ठीक है, यानी कि बेसिकली या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको अपॉइंट या नॉमिनेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, और यही इस कमिटी के
चेयरपर्सन भी होते हैं कास्टिंग वोट के फॉर्म में। कास्टिंग वोट का मतलब अगर डेडलॉक हो जाए तो फिर वहां पर इन्हीं का वोट जो है वो मायने रखेगा। और 2 सेक्रेटरीज भी होते हैं जिनको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन होंगे या रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सारा ठीक है। मोटा मोटा ये सारा पॉइंट्स था। ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस 4 साल का है और अपर एज लिमिट जो है वो 70 साल का, मतलब जो कुछ भी पहले हो जाए 4 इयर्स कंप्लीट हो जाए या 70 इयर्स ठीक है। और मेंबर्स का 67 इयर्स, चेयरपर्सन के लिए 70 है, मेंबर्स के लिए 67 है, तो दोनों के लिए सेम नहीं है, ये भी आपको याद रखना होगा। चेयरपर्सन के लिए 4 साल और 70 साल और मेंबर्स के लिए 4 साल और 67 इयर्स। इनका जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 50 साल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और अ मेंबर। बहुत कम ही पोस्ट होते हैं जहां मिनिमम एज प्रेस्क्राइब किया गया है और यहाँ पे मिनिमम एज भी प्रेस्क्राइब किया गया है, दैट इज 50 इयर्स। ये आपको याद रखना है। पूरा का पूरा सब कुछ हमने इन डिटेल में समझा है, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस एफर्ट के लिए बस आप एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिएगा ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जरूर बताइएगा, बिकॉज अपकमिंग टाइम में सारे के सारे प्रीलिम्स रेडी हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और सभी यहीं से सवाल पूछेंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा पॉलिटी पार्ट कवर कर रहे हैं। नाउ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई प्रोविजंस नहीं थे, आपके क्वेश्चन का आंसर खैर आ गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पार्ट 14A जोड़ा गया जहां पे ट्राइब्यूनल्स को लाया गया। आर्टिकल 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए और आर्टिकल 323B जो कि ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स ठीक है, अदर में पब्लिक अफेयर्स के मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो ये बेसिकली कंट्री में जो कल्चर है उसको एक्सपैंड करने की बात कर रहा है कि फॉरेन स्टूडेंट्स भारत आकर के पढ़ें ठीक है। तो यहाँ पे 48,000 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो भारत में हैं और इनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाने की बात करी जा रही है, नेशनल हेरिटेज का, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का। और ICCR जो है वो E3 चालू कर रहा है, एग्जिट एंगेजमेंट और इवनिंग्स। और ये बेसिकली आप देखोगे तो नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है, इंडिया के स्टोरी को स्प्रेड करना विश्व भर में, और इन्हीं से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया एलुमनी एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था जो प्लेटफॉर्म कनेक्ट करता है फॉरेन स्टूडेंट्स को अराउंड द वर्ल्ड जो कि भारत में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इंटरैक्ट करने के लिए लाया गया है। नाउ सवाल इस बॉडी पे होगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसको लाया गया था 1950 में, 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जो आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। वन लाइनर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस बॉडी को कब फाउंड करा गया तो 1950। और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो यूनियन मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के, उसी में ये काम करता है। मतलब मंत्रालय कौन सी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स यही है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और फोस्टर करना कल्चरल रिलेशंस को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, ये भूल मत जाइएगा। और प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंजेस वगैरह और रिलेशंस वगैरह बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कैपेसिटर्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने रिसर्चर्स ने उनके डेवलप किया है नोबेल अल्ट्रा माइक्रो सुपर कैपेसिटर। ये आपके सामने इमेज में दिख रहा होगा। नाउ ये क्या है तो ये एक टाइनी डिवाइस है जो कि स्टोर कर सकता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको डिजाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स वगैरह ठीक है। स्मॉल साइज में होता है और कई तरीके से आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इस्तेमाल होता है। सुपर कैपेसिटर्स को डबल लेयर्ड कैपेसिटर भी कहा जाता है और ये काफी कैपेबिलिटी है कि वे लार्ज अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो ये ब्रिज करता है गैप को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का और रिचार्जेबल बैटरीज का। 10 से 100 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, यही सारी बातें हैं। और यहाँ पे आप चार्ज देखोगे तो रैपिडली चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज होने के बाद में मतलब आराम से वो फास्ट तरीके से चार्ज हो सकता है। लास्ट टॉपिक हमारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मुलेट किया है, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है बेसिकली 2023-24 में इसको लाया गया है अपस्केल करने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को, ताकि हम प्रमोट कर सके नेचुरल फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री। और इसमें केमिकल फ्री फार्मिंग को लाने की बात करी गई है। साथ साथ आप देखोगे तो इसका ड्यूरेशन है 2023 से 26, ये काफी इंपॉर्टेंट है 2023 से 26। और हम बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एक बार में शिफ्ट नहीं होगा फार्मर्स का, तो केमिकल्स से उनको शिफ्ट किया जाए नेचुरल फार्मिंग के लिए, ट्रेन किया जाए वैसा। और इसके अलावा फार्मर्स को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति साल फॉर 3 इयर्स। ये आपको याद रखना है, 15,000 पर हेक्टेयर
पर ईयर, ठीक है, और ये 3 साल के लिए रहेगा, ये हमने देख लिया है। और ये जो इंसेंटिव्स होगा वो दिया जाएगा फार्मर्स को तभी जब ये कमिट करेंगे नेचुरल फार्मिंग को, ये आपको ध्यान रखना है, तो वो दिखाना भी पड़ेगा। और फार्मर अगर डिफॉल्ट कर जाए या फिर कंटिन्यू नहीं करता है नेचुरल फार्मिंग को, तो फिर इंस्टॉलमेंट जो है वो डिसबर्स नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको वो काम दिखाना होगा, उसके बाद ही वो पैसे आपके खाते में ट्रांसफर होंगे, जो कि अच्छी चीज है। इसके अलावा आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर जो है नेशनल फार्मिंग का वो डिवोट किया जाएगा अवेयरनेस क्रिएशन को लेकर के। फिर बायो इनपुट्स रिसोर्सेज सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे 15,000 से ज्यादा का। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन की बात करी जा रही है, इनकम ऑफ फार्मर्स को बढ़ाने की बात करी जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री इन सब का इस्तेमाल, काऊ वगैरह का। और फिर नेचुरल फार्मिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वर्क वगैरह, और यही सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किया गया है ना। नेचुरल फार्मिंग क्या है? तो नेचुरल फार्मिंग जो है वो एक तरीका है जो केमिकल फ्री फार्मिंग है, जहाँ देसी काऊ और लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, और नो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि नो मतलब एकदम से मना ही है। और प्रमोट करता है ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, जो कि बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं मतलब कुल मिलाकर के परंपरागत खेती, नेचुरली, उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट बाहर से ऐड नहीं करेंगे, जो होगा नेचुरली ही होगा। इसके अलावा ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट को इंप्रूव करना, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना। और ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चल रहा है, नेचुरल फार्मिंग भी चल रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी एक है। तो ये उसको प्रपोज किया सुभाष पालेकर ने, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ ये सारे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।